छोटा सा गांव जहां की आबादी अब 0 के बराबर है, मतलब अब वहां बहुत ही कम लोग रहते हैं, जहां अब इक्का दुक्का ट्रेन ही पहुंचती है, क्योंकि न कोई अब वहां जाता है ना आता है। हाँ, कभी कभार इक्का दुक्का लोग गांव देखने पहुंच जाते हैं, वो बात अलग है। उड़ती बालू और तपती धूप में भी यहाँ की रातें बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि रेत जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। रात के 2 बजे जनार्दन जी उस गांव में पहुंचे थे। वो पुरातत्व विभाग की ओर से उस गांव में भेजे गए थे। उस गांव को भूतों का गांव भी कहा जाता था। रात के 2 बजे उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलना उचित नहीं समझा, तो वो वहीं स्टेशन पर ही वो रुक गए। लेकिन रात के अंधकार में वो स्टेशन भी भयावह लग रहा था। वो स्टेशन मास्टर के टूटे फूटे केबिन में गए तो स्टेशन मास्टर उनको देखते ही डर कर चौंक गया और डर कर बोला, आप कौन हैं? जनार्दन जी बोले, अरे यार डरो मत, मैं कोई भूत व्रत नहीं हूँ। पुरातत्व विभाग की तरफ से इस गांव में कुछ खोज करने आया हूँ। रात बहुत ज्यादा हो गई है तो मैंने यहाँ से बाहर जाना उचित नहीं समझा, और यहाँ कोई वेटिंग रूम तो है नहीं, सो मैं आपके पास यहाँ केबिन में आ गया। सुबह होने तक के लिए क्या मैं आपके साथ यहाँ इस केबिन में रात बिता सकता हूँ क्या? स्टेशन मास्टर ने एक गहरी सांस भरी और खुद को शांत करते हुए बोला, हाँ, बिल्कुल आप मेरे साथ यहाँ रात बिता सकते हैं। जनार्दन जी ने अपना सामान वहां नीचे रखा और वहां पड़ी एक टूटी कुर्सी पर बैठ गए। स्टेशन मास्टर मन ही मन सोच रहा था, कितने दिनों बाद वो किसी को आधी रात में अपने साथ यहाँ स्टेशन पर और अपने साथ देख रहा है। वरना तो रात में बस यहाँ मेरे साथ मेरे भगवान हनुमान जी और यहाँ का वो जमादार होता है। जमादार भी भला आदमी है जो मेरी मजबूरी समझ जाता है और रात में मेरे साथ यहाँ रुक जाता है। स्टेशन मास्टर का घर वहां से कुछ ही दूरी पर था। घर में उसकी बीबी और एक बूढ़ी माँ थी बस। जनार्दन जी उससे पूछते हैं, आपको यहाँ ऐसे अकेले डर नहीं लगता? वरना लोग तो यहाँ आने से भी कतराते हैं। स्टेशन मास्टर, डर तो लगता है साहब, पर पापी पेट का सवाल है। कमबख्त सरकारी नौकरी है, कैसे छोड़ दूं इस महंगाई के दौर में? जनार्दन जी फिर उससे पूछते हैं, वैसे क्या आपने कभी कोई भूत देखा है? स्टेशन मास्टर, नहीं साहब, वैसे मैं यहाँ लगभग 3 महीने से हूँ, मैंने कभी कोई भूत यहाँ नहीं देखा। मैं यहाँ डर डर कर नौकरी करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ। स्टेशन मास्टर जनार्दन जी को अपने धर्मस से गर्मागर्म चाय निकालकर एक कप में देता है और एक कप में खुद पीने लग जाता है। जनार्दन जी उस स्टेशन मास्टर से फिर पूछते हैं, वैसे इस गांव को भूतों का गांव क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? स्टेशन मास्टर कहता है, साहब ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कुलधरा गांव रात ही रात में वीरान हो गया था। कुलधरा गांव की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। 200 साल पहले यह गांव खंडहर और वीरान नहीं था। यहाँ के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। कहा जाता है कि कुलधरा रियासत के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई। सालम सिंह इतना हट्ठी था कि उसने उस लड़की को अपनी जिद बना लिया। सालिम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। जनार्दन जी, ओह तो ये कहानी है इस कुलधरा गांव की। स्टेशन मास्टर जी, मैंने तो बस यही कहानी सुनी है इस गांव के बारे में यहाँ के लोगों से। जनार्दन जी अब सुबह के 6 बजे रहे थे तो जनार्दन जी ने मास्टर जी आशा ली। अच्छा मास्टर जी, अब मैं चलता हूँ और जरा जिस काम के लिए आया हूँ वो पहले निपटा लूँ। स्टेशन मास्टर, आप रुकेंगे कहाँ? जी वहीं उस पुरातत्व विभाग का एक छोटा सा ऑफिस है वहीं। फिर ठीक है, मैंने सोचा था अगर आपके पास कोई जगह नहीं होगी रुकने की तो कह दूंगा, आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। ओह, आपने ऐसा सोच, आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं मास्टर जी। वरना आज के जमाने में कोई किसी अजनबी को अपने यहाँ रुकाने की नहीं सोचता। आपका तहे दिल से शुक्रिया मास्टर जी। इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है जनार्दन जी, आप यहाँ के मेहमान हैं और मेहमान हमारे यहाँ आज भी भगवान स्वरूप होता है। अब जाते समय आपसे मुलाकात होगी मास्टर जी। जी, आभार आपका जनार्दन जी। केबिन से निकलने के बाद जनार्दन जी ने देखा आधा प्लेटफॉर्म कच्चा तथा आधा प्लेटफॉर्म पक्का था। कच्चे प्लेटफॉर्म के किनारे एक गूलर का पेड़ था और उस गूलर के पेड़ के नीचे एक सामान्य कद काठी का लड़का अपनी 5 भेड़ों के साथ बैठा था।
उसने मैले धोती कुर्ता के साथ एक मैला सा केसरिया रंग का साफा भी बांध रखा था। उसके भेड़ें बड़े आराम से गूलर के पत्ते चबा रही थीं और वो बैठा बैठा ऊंच रहा था। अनचाहे ही जनार्दन जी के पांव उस लड़के की ओर बढ़ गए। उन्होंने उस लड़के के पास जाकर पूछा, ये तुम्हारी भेड़ें हैं? हाँ साहब, ये हमारी भेड़ें हैं। लड़के ने फिर कहा, क्यों काई बात होगी साहब, हमारे से या हमारी भेड़ों से कोई गलती होगी कि जनार्दन जी? अरे नहीं नहीं, डरो नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। ओ अच्छा साहब, जनार्दन जी जानबूझकर पूछते हैं। राजस्थानी हो? लड़का, हाँ साहब, अट तुम्हें सब मारवाड़ी ही हो। इतनी बात करने के बाद जनार्दन जी आगे बढ़ गए। जरा सी दूर जाने के बाद जनार्दन जी ने पीछे मुड़कर उस लड़के को देखा तो वो भौंचक्के रह गए। वहां उस गूलर के पेड़ के नीचे न कोई लड़का था, न वहां कोई भेड़ थी। उस सुनसान स्टेशन की तरह वो गूलर का पेड़ भी सुनसान था। अब जनार्दन जी की हवा टाइट हो गई। उन्होंने डरते डरते अपने कदमों की चाल तेज की और प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए।